हाय फ्रेंड्स। अभी हमने देखा था इसके पहले इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ब्लॉक डायग्राम्स का यूज करूंगा। कुछ वर्ड्स मैंने इंग्लिश में लिखे हैं क्योंकि हिंदी में लिख पाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी। मैं उनके मीनिंग्स बताते जाऊंगा, आप समझते जाइए। अगर हम देखें तो बात करें तो ये तीनों ही जो टाइप्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से समझते हैं। मुद्रास्फीति की बात करें तो या इन्फ्लेशन की बात करें तो तीन टाइप की होती है। डिमांड पुश इन्फ्लेशन, मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति। दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। या तीसरा स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। आप अगर इन तीनों को समझना चाहें तो इनके नाम से ही क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स। पहले की बात करें तो पहले का मतलब क्या है, डिमांड या मांग, यानी किसी चीज की मांग की वजह से मुद्रास्फीति या महंगाई हो रही है। दूसरा हो रहा है कॉस्ट, कॉस्ट यानी लागत, यानी किसी चीज की कॉस्ट में कम ज्यादा या किसी चीज की कॉस्ट की वजह से वहां पे महंगाई पैदा हो रही है। स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, कहीं पे स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है जिसकी वजह से मुद्रास्फीति या महंगाई जनरेट हो रही है। अब बात करते हैं डिमांड पुश इन्फ्लेशन की। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं इन ब्लॉक्स का मतलब बता देता हूं, आप एक एक बार करके लिखते जाइएगा। डिमांड इंक्रीज का मतलब हुआ किसी चीज की मांग में बढ़ोतरी। इनकम इंक्रीज और लोन और ऑन लेस इंटरेस्ट मतलब आय में वृद्धि या कम ब्याज पर लोन की उपलब्धि। इंक्रीज इन यूटिलाइजेशन का मतलब हुआ कि उपभोग में वृद्धि, और यहाँ पे मतलब हुआ सप्लाई और डिमांड का अनुपात कम। डिमांड पुश इन्फ्लेशन। तो आइए दोस्तों चालू करता हूं। अब मान लीजिए हो क्या सकता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में या किसी इकोनॉमी में क्या हो सकता है कि पर्टिकुलर किसी चीज की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गई। अब होगा क्या, किसी चीज में अगर डिमांड बढ़ गई है तो उसकी कैसे बढ़ी इसको देखते हैं। हो सकता है कि कभी किसी इकोनॉमी में क्या हो जाए, लोगों की इनकम बहुत बढ़ जाए, सैलरी बढ़ जाए, या ये हो सकता है कि बैंक उस टाइम पे आसानी से कम रेट पे इंटरेस्ट देने लगे। जब लोगों को कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो होगा क्या, जब कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा लोगों को या लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वो वहां पर चीजों को ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, चीजों का ज्यादा उपभोग करेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, एक टाइम ऐसा होगा कि जब उपभोग आपका बढ़ेगा, आप किसी चीज को खाने की आदत डाल ले, जैसे एक नशा होता है। अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो वो नशे का लेवल हमेशा बढ़ता है, ना कि कम होता है। इसी तरीके से जब मार्केट में पैसा बहुत है तो बैंक कम ब्याज पर लोन दे रहे हैं तो आप करेंगे क्या, कम ब्याज पर ज्यादा लोन उठा लिए, गए चीजें खरीद रहे हैं तो और आपकी खरीदने की प्रवृत्ति ज्यादा होती जाएगी। इससे होगा क्या, सप्लाई तो आज भी कांस्टेंट बनी हुई है बट जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट था उसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। किस वजह से बढ़ी, डिमांड यहाँ पे बढ़ी है सप्लाई की वजह से। तो इसकी वजह से होगा क्या, जब डिमांड अचानक से उस वस्तु की या उस चीज की बढ़ गई, इससे होगा क्या, कहीं ना कहीं उसका असर हमें सप्लाई पे देखने को मिलेगा। जब प्रॉपर सप्लाई हो नहीं पाएगी उस चीज की तो क्या होगी, हमारे पास अमाउंट होते हुए भी हम उससे वापस से वही चीज को नहीं खरीद पाएंगे अगर उस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन की स्थिति बनी या जो मुद्रास्फीति या महंगाई की उत्पन्न होगी, किसके कारण हुई, हमारी डिमांड की वजह से। तो इसे कहा जाता है डिमांड पुश इन्फ्लेशन या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो पहले ब्लॉक में क्या है कि किसी चीज की डिमांड बढ़ी। डिमांड कब बढ़ी, जब इनकम अचानक से इंक्रीज हो गई या बैंकों ने लो इंटरेस्ट पर लोन देना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, चीजों का उपभोग बढ़ा। चीजों का उपभोग तो बढ़ा बट उस रेशियो में, जिस अनुपात में सप्लाई होना चाहिए था और जिस रेशियो में डिमांड थी, मतलब क्या हुआ, जितनी ज्यादा मांग थी उस रेशियो में उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड पुश इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। अच्छा, इन्फ्लेशन की उत्पत्ति, इन्फ्लेशन या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कब उत्पन्न हुई, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तब उत्पन्न हुई जब ग्रॉस डिमांड ग्रॉस सप्लाई को पार कर जाती है। यानी जब कुल मांग जितनी है हमारी, मान लीजिए भारत देश की बात करें, भारत देश की कुल मांग इतनी हो जाती है कि जितनी आपूर्ति हो रही है उससे भी ज्यादा हो जाए। मतलब आप सप्लाई कर रहे हैं 10 बट डिमांड हो रही है 11 की। सप्लाई है आज भी 10, डिमांड हो गई 20 की। तो डिमांड का रेशियो जब ज्यादा हो जाए सप्लाई से तो वहां पे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होती है। अब होता क्या है इसका असर ओवरऑल देखा जाए तो,
इसकी वजह से भारत जो कि एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, तो होता क्या है, भारत जैसी कंट्रीज में डेली सस्ते लोन के कारण, इनकम में ग्रोथ के कारण होता क्या है, रोजगार के कई अवसर जनरेट होते रहते हैं, जिसके कारण भी क्या होता है, जब रोजगार बढ़ेंगे, तो जब रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं तो होगा क्या, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो लोग लोन लेंगे, बैंकों से लोन लिया तो उस रोजगार के लिए लोग सामान खरीदेंगे, वहां पे भी कंपटीशन होगा और वस्तुओं की डिमांड अचानक से बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या जनरेट होगा, जिसकी वजह से भी वापस से डिमांड पुश इन्फ्लेशन या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जनरेट होती है, क्या महंगाई जनरेट होती है पर्टिकुलर चीज की डिमांड से, तो बेरोजगारी की वजह से भी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। अच्छा, इसीलिए किसी भी अर्थव्यवस्था में या किसी भी इकोनॉमी में जो बेरोजगारी की दर होती है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसको कम करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन बेरोजगारी दर को उसी रेट से कम करते हैं जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखा जा सके, यानी मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहे, कंट्रोल के बाहर ना जाए, इस तरीके से ही लोगों को रोजगार दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नाम से क्लियर है कि किसी चीज की लागत बढ़ रही होगी, कहीं पे कॉस्ट में वृद्धि हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गई, महंगाई या मुद्रास्फीति जनरेट हुई। हुआ क्या, यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट देखते हैं। मान लीजिए किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, मान लीजिए कोई लोहा बनाने की इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, लोहा बनाने की इंडस्ट्री है। अब हुआ क्या, लोहे का प्रोडक्शन हुआ, बट हुआ क्या, किसी कारण से जो प्रोडक्शन का कॉस्ट था वो बढ़ गया। अब होगा क्या, जो हमें फाइनल में लोहा इंडस्ट्री या वो जो इंडस्ट्री थी लोहा सप्लाई करेगी, वो क्या करेगी, जो कॉस्ट उसका बीच में बढ़ा होगा उस मार्जिन को अगले कस्टमर से लेगी और उस फाइनल प्रोडक्ट का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पर हुआ क्या, जो भी महंगाई बढ़ी वो किसकी वजह से हुई, प्रोडक्शन के बीच में कहीं ना किसी भी कारण की वजह से कॉस्ट में वृद्धि आने के कारण। इसको एक ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में कच्चे माल की कीमत बढ़ गई या डीजल का रेट बढ़ गया। आप एक इंडस्ट्री की, आप दूध वाले की बात करें या फिर नॉर्मल एक हम बात करते हैं बस की। मान लीजिए आप यहां से 10 किलोमीटर का किराया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाने का किराया है 10 रुपए। अब हुआ क्या, आज मेरे पास डीजल का रेट मान लीजिए था मेरे पास 10 रुपए आज, बट होता क्या है, कल सवेरे डीजल का रेट 15 रुपए बढ़ गया। तो अब जो बस वाला है वो तो 10 रुपए के रेट पे नहीं ले जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जो पिछली प्राइस थी। वो करेगा क्या, जो बढ़ा हुआ पेट्रोल या डीजल का रेट है उसको पिछले रेट में से मार्जिन निकालेगा, डिफरेंस निकालेगा 5 रुपए का, और इस 5 रुपए को क्या करेगा, जो न्यू प्रोडक्ट वैल्यू होगी प्रीवियस कॉस्ट में जो ये डिफरेंस है उसको ऐड कर देगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रीवियस कॉस्ट थी मैं 10 रुपए में जा पा रहा था, अब क्या हो रहा है, मुझे 15 रुपए पे करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, चीजों की कीमत बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाता है। यानी अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, तो लोहा बनता है, वहां पे क्या हुआ, एकाएक या अचानक से कच्चे लोहे की कीमत बढ़ गई। कच्चे लोहे की कीमत बढ़ी तो क्या हुई, उस कच्चे लोहे की कीमत जो बढ़ी है, ऑब्वियस सी बात है जो पिछला रेट रहा होगा उससे ज्यादा होगा। तो जब इसकी रेट बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये सप्लाई जिसको कर रहा था मैं, मान लीजिए मैं लोहा बनाया किसी पर्सन को बेच रहा था, मैंने अपनी इंडस्ट्री से पहले लोहा 100 रुपए में बेच रहा था, और मान लीजिए उस समय मैं 80 रुपए में कच्चा लोहा ले रहा था। अब कल क्या होता है कि कल को मुझे कच्चा लोहा 100 रुपए पड़ रहा है, तो अगर मैं 100 रुपए में लेके 100 रुपए में बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट जो 20 रुपए का था वो नहीं आएगा। तो अगर मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट कमाना हो तो मैं क्या करूंगा, 100 रुपए की जो कीमत मुझे पड़ रही है अब मैं उसमें 20 रुपए ऐड करके अगले पर्सन से लूंगा। तो ये होती है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। अच्छा, किसी भी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समस्याओं के कारण उत्पन्न होती है। संरचनात्मक मतलब कहीं ना कहीं जो वहां का स्ट्रक्चर होता है, उस पर्टिकुलर सिस्टम का जो चेन होती है उसमें कहीं गड़बड़ी होती है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन उत्पन्न होता है। यहाँ पे देखिए, बात करें एक छोटे से एग्जांपल की, अगर कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा होगा मान लीजिए सही तरीके से, और स्टोरेज, उस प्रोडक्शन का ऑब्वियस सी बात है स्टोरेज होगा, डिमांड होगी तो कहीं ना कहीं स्टोर किया जाएगा और फिर उसको सप्लाई किया जाएगा।
पहला वाला अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें कहीं पे कोई भी गैप नहीं दिख रहा है, मतलब प्रोडक्शन से लेके स्टोरेज तक जाने में किसी प्रोडक्ट के कोई गड़बड़ी नहीं है और स्टोरेज से सप्लाई तक भी कहीं गड़बड़ी नहीं है। अब सेकंड स्थिति हो क्या सकता है, प्रोडक्शन और स्टोरेज के बीच में कहीं गैप आ गया, मतलब क्या, प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन स्टोरेज तक की वो चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, या स्टोरेज तो है बट सप्लाई नहीं हो पा रही, लोग हमने चीजों को स्टोर ही करके रख दिया लेकिन सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो मार्केट में जितनी बची चीजें रहेंगी उनकी महंगाई बढ़ जाएगी। या कोई चीज कम है और उसका हम प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे, स्टोरेज तक ही नहीं आ पा रहे, तो भी महंगाई बढ़ेगी। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिनको हम समझते हैं। इसके 3 बेसिक एग्जांपल्स हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। तो ये गैप नहीं आना चाहिए किसी भी सिस्टम के बीच में। ये गैप आप देखेंगे प्रोडक्शन और स्टोरेज के बीच में आ रहा है तो भी संरचना में या स्ट्रक्चर में गड़बड़ी है, और सप्लाई और स्टोरेज के बीच में भी गड़बड़ा हो जाए या गैप आ जाए तो ये भी गैप होता है। तो गैप जहां पे आया वहां पर स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन या संरचना में कोई ना कोई गड़बड़ी है जिसकी वजह से, सिस्टम में कोई ना कोई गड़बड़ी है जिसकी वजह से महंगाई या मुद्रास्फीति की स्थिति जनरेट हो रही है। बात करें जमाखोरी, जमाखोरी की बात करूं तो जमाखोरी नॉर्मल नाम से स्पष्ट है। मान लीजिए कोई व्यापारी है, वो क्या करता है, कोई व्यापारी है या बिचौलिया है, किसी वस्तु को वो खरीदता है। देखिए जमाखोरी और कालाबाजारी में बेसिक से डिफरेंस है। जमाखोरी का मतलब होता है कि आपने बहुत ज्यादा अमाउंट में चीजों को खरीद लिया है, अमाउंट मतलब कीमत नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में चीजों को खरीद करके स्टोर कर लिया है, और जब उस चीज की मार्केट में कमी होती है उसके बाद आप उसको अपने स्टॉक में से बेचना चालू करते हैं। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग का मतलब यह होता है कि किसी चीज का रेट जो कम है आप उसे अधिक रेट में बेच रहे हैं। तो जमाखोरी को देखते हैं। जमाखोरी, अगर कोई व्यापारी किसी वस्तु को उत्पादक से अधिक मात्रा में खरीद लेता है और उसे बाजार तक पहुंचने नहीं देता। देखिए जमाखोरी अगर होती तो कैसे दिखाते उसे, प्रोडक्शन तो हो रहा है बट उसे मार्केट तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, मतलब क्या, प्रोडक्शन और स्टोरेज के बीच में वहां पे गैप आ गया। जब प्रोडक्शन और स्टोरेज के बीच में गैप आ गया तो करेगा क्या इसके बाद व्यापारी, कृत्रिम रूप से जब प्रोडक्शन और स्टोरेज के भी बीच में गैप आ गया तो स्टोरेज में जितना स्टॉक था वो तो मार्केट तक पहुंचा पहले, बट उसके बाद जब स्टोरेज में सामान ही नहीं पहुंचेगा तो होगा क्या, उस चीज की कमी आ जाएगी। तो किसी चीज की कमी होती है फ्रेंड्स तो हमें पता है ये वहां पे कमी जानबूझ के की गई कृत्रिम रूप से, ये कोई ऑटोमेटिक नहीं है कि प्रोडक्शन बंद हो गया, प्रोडक्शन तो हो रहा है बट किसी पर्सन ने प्रोडक्शन होने के बाद में उसे मार्केट तक पहुंचने नहीं दिया। तो इसकी वजह से होता है क्या, सप्लाई में कमी आ जाने की वजह से उस चीज की रेट बढ़ जाती है और उसका फायदा उठाकर व्यापारी लोग उसे अधिक रेट पे बेचते हैं। इसे हम कहते हैं जमाखोरी, जो एक कानूनन अपराध है। ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग की बात करें, ब्लैक मार्केटिंग में होता क्या है, प्रोडक्शन से लेकर स्टोरेज तक के तो चीजें ठीक रहती हैं, कोई वस्तु आ रही है सेम रेट पे और स्टोरेज तक नॉर्मल रेट पे जा रही है, मतलब गवर्नमेंट किसी वस्तु को कम रेट पे या पर्टिकुलर फिक्स रेट पे बेच रही है। बट होता क्या है, जो बीच के लोग हैं, बीच के लोग वो क्या करते हैं, जो स्टोरेज और सप्लाई के बीच के लोग हैं वो क्या करते हैं, इसे किसी पर्टिकुलर उपभोक्ता को या कस्टमर को उपलब्ध कराने के बदले में ज्यादा पैसे लेते हैं। ज्यादा पैसे लेते हैं तो उसकी वजह से होगा क्या, उपभोक्ता जिससे उस चीज का रेट 10 रुपए पड़ना चाहिए तो 15 रुपए दे रहा है, उस उपभोक्ता को के लिए महंगाई हुई, यानी मुद्रास्फीति की स्थिति जनरेट होती है। इसे हम कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग या कालाबाजारी। बाजारी का मतलब क्या हुआ, जो रेट तय हुआ है उस रेट पे बेचो। कालाबाजारी का मतलब क्या हुआ, जो फिक्स रेट था उससे कहीं गुना ज्यादा अमाउंट पे बेचा जाना किसी वस्तु को। सेंट्रलाइजेशन, सामूहिकरण। सामूहिकरण की बात करें कि अगर बात करें दोस्तों तो मार्केट चलता कैसे, अगर आप किसी मार्केट की बात करें, 2 समोसा वाले ठेला लगा रहे हैं, मान लीजिए एक समोसा वाला 5 रुपए में प्लेट दे रहा है और एक समोसा वाला 10 रुपए प्लेट दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर दोनों के टेस्ट सेम हो, दोनों साफ सुथरा बना रहे हो तो आप 5 रुपए वाले के पास जाना पसंद करेंगे। बट होता क्या है कि दोनों ही दोस्त, मान लीजिए दोनों के बीच में बातचीत हो जाती है, उसके बाद क्या करते हैं, दोनों समोसे वाले एक साथ मिलके फिक्स कर लेते हैं कि हम 10 रुपए वाला भी 15 रुपए कर दिया अपने समोसे का रेट और 5 रुपए वाला भी 15 रुपए कर दिया। अब आप चाहे पहले वाले के पास जाए या दूसरे वाले के पास जाए, आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। सेम यही चीज होता है सामूहिकरण या सेंट्रलाइजेशन। मतलब मार्केट चलता कैसे, कंपटीशन से। कंपटीशन कैसे भी हो सकता है, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, किसी प्रोडक्ट का रेट कम है, तो इस वजह से होता क्या है, रेट कम होने की वजह से उस चीज की डिमांड ज्यादा रहती है। बट मान लीजिए 2-3 कॉम्पिटिटर हैं, वो 2-3 कॉम्पिटिटर ही आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि तीनों में से किसी को लॉस ना हो, हम तीनों मिलकर डिसीजन लेते हैं कि प्रोडक्ट का रेट
हम तीनों एक साथ बढ़ा रहे हैं। प्रोडक्ट का रेट बढ़ाया और पर्टिकुलर फिक्स कर दिया, चाहे आप इसका ले तो भी उसकी कीमत वही है, इसका ले तो भी उसकी कीमत वही है। तो होगा कि इसकी वजह से मुद्रास्फीति की स्थिति जनरेट हुई, जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है। तो फ्रेंड्स ये रहा बेसिक टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। काइंडली लाइक और शेयर करें। थैंक यू।